हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 10 का नॉन हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपके लिए यहाँ पे लगभग 50 के करीब जो है मैंने क्वेश्चन लाया ऑब्जेक्टिव का, जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो को वॉच कर लें और जितने सारे सवाल हैं उन सभी सवाल को एक बार ध्यान पूर्वक देख लें, ताकि एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो आप मतलब आपका रिवीजन हो जाए, आप आराम से वहाँ पे अटेंड कर पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है। और अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगेगी, जो नए पहली बार जो बंदे यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी को मैं बोल रहा हूँ, जिसको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करना। और अगर आप लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम जो यूज करते हो तो जरूर इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन कम से कम जो इंपोर्टेंट सवाल मैंने छाटा है उसको एक बार देख लेते हैं क्या। आगे सवाल बोलता है, पहली बार यहाँ पे सवाल है कि कविता तू जिंदा है तो के लेखक कौन है, ठीक है ना। तू जिंदा है तो एक कविता आपके चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तू जिंदा है तो, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। तो लेखक का नाम, राइटर का नाम आपको हर हाल में याद करना है, प्रेम शंकर शैलेंद्र। क्या है, तू जिंदा है जो कविता है उसका राइटर कौन है, शंकर शैलेंद्र है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे बोलता है चमन का अर्थ क्या होता है। चमन, चमन का मतलब क्या होता है, चमन का मतलब फुलवारी होता है, ठीक है ना। चमन बोलते हैं ना, ये एक उर्दू लफ्ज है चमन, और चमन का मतलब होता है फुलवारी। ओके, चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। हमारे कारवां को किसका इंतजार है, हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है, ठीक है। ये कविता जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है। ठीक है। तू जिंदा है तो जिंदगी की, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आगे है, महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो आपको ईदगाह कहानी पढ़ना है जी। और ईदगाह कहानी से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, उसमें महमूद, सम्मी, नूरे, मोहसिन एंड हामिद, जो मेन कैरेक्टर हामिद का है। तो महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो 12 पैसे हैं। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, क्योंकि इसका रोल बहुत ज्यादा है। तो हामिद ने अपनी दादी अम्मा के लिए, आमिना है ना, उसको अम्मा बोलते थे वो, 3 रुपया में जो है चिमटा खरीदा। चिमटा का काम क्या है, रोटी वगैरह जो होता है ना तवा पर उलटने के लिए काम आता है। रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। तो आपको पता है रमजान के 30 रोजे के बाद ईद आती है। अगला सवाल है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था। ये भी सवाल पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था। तो उनकी बूढ़ी दादी का नाम था क्या, आमिना नाम था। ओके, आमिना। मेले में शम्मी क्या खरीदा था, शम्मी से ज्यादा सवाल पूछता है, तो आप मैंने इससे सवाल दे दिया है। मेले में शम्मी जो है खंजरी खरीदता है, ठीक है ना, खंजरी। ओके, आगे है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईदगाह कहानी के जो लेखक है उनका नाम क्या है, प्रेमचंद नाम है। ओके, प्रेमचंद। सवाल आगे बढ़ते हैं। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती, किस तरह से करती टिप्पणी, मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती, कौन। तो आपको ये पढ़ना, ईदगाह। ईदगाह जो कहानी है उसमें जो बताया गया बचपन के बारे में, बहुत ही मासूमियत ढंग से, मार्मिक मतलब वही होता है, मासूमियत ढंग से एकदम टिप्पणी किया गया है ना बच्चों की। इसमें हामिद की बहुत बड़ी मासूमियत दिखाई गई है। आगे है, प्रेमचंद रचित पाठ्यपुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी कि जो कहानी ईदगाह प्रेमचंद ने आपकी किताब में लिखा हुआ है, उनकी किताब कहानी, तो वो कहानी कैसी, बाल मनोविज्ञान मतलब बालक यानी कि लड़कों के जो उसके मनोविज्ञान है ना, मतलब उसकी दिमाग को पढ़ने का शक्ति, मतलब बोला ना बच्चे की दिमाग कैसे तेज होता है। किसी का बच्चा देखो 5-6 दोस्त था, लेकिन हामिद कितना तेज निकला, सबसे अलग निकला, बाल मनोविज्ञान में माना जाएगा। आगे बोलता है, कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बनाते हैं। तो कर्मवीर पर्वतों को काटकर जो है सड़क बनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिल गया थोड़ा सा, ओके, समझे। ओके, आगे देखते हैं। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते। वीर जो होते हैं वो भीड़ में जो है चंचलता नहीं दिखाते, है ना, मर्दानगी नहीं, वीरता नहीं। वीर भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते। ऐसे बहुत लोग देखो ना कि थोड़ा सा चंचल है और भीड़ में एकदम उछल रहा कि हम बहुत चाहते थे, लेकिन जो वीर होते हैं वो चंचलता नहीं दिखाते। करमवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं। तो कांच को रतन करके दिखाते हैं। क्या, करमवीर जो है कांच को रतन करके दिखाते हैं। चलिए, हीरा किससे बनता है। तो हीरा कार्बन से बनता है, आपने पढ़ा भी है। अ, हीरा जो है कार्बन से बनता है। आगे बढ़ते हैं। कवि सैकड़ों मरुभूमि भूमि से क्या बहा देने की बात करता है।
कवि जो है सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है, तो कवि जो है सैकड़ों मरुभूमि से नदियां बहा देने की बात करता है। ओके, नदियां बहा देने की बात करता है। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? कवि के अनुसार बोलता है कि कवि बोलता है कि जो कर्मवीर होता है ना, वो जंगल में भी महामंगल मचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जंगल में मतलब सुनसान जगह जंगल है, वहां भी कवि जो है महामंगल मचा देते हैं। ठीक है ना, यानी कि अपना हर चीज का इंतजाम कर लेते चाहे जो भी हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है? आगे बोला है कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता कौन सी है? हरिऔध द्वारा। देखिए अब हरिऔध के बारे में आगे पूछा गया, तो हरिऔध क्या लिखा? कर्मवीर जो आपका ये है ना चैप्टर, उसके राइटर है हरिऔध। चलिए, अच्छा पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए आगे बोलता है उज्जवल का अर्थ क्या होता है? उज्जवल मतलब क्या होता है? चमकीला, है ना। उज्जवल का मतलब चमकीला। गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। ये जो गाते थे, ये जो लाइन है गीत का लाइन है, ये गीत कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत गाते थे। आगे बढ़ते हैं जी, कबीर को साहब मानने वाले पात्र कौन है? पात्र का मतलब कैरेक्टर, जो कहानी है। तो कबीर को साहब कौन मानते थे? तो ये कहाँ गया? हाँ, बाल गोविंद भगत जो है, यही जो है कबीर को अपना साहब मानते थे। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया? तो जब बाल गोविंद भगत के जब बेटा की मृत्यु जो हो गई थी, तो बाल गोविंद भगत रोए नहीं बल्कि गाने लगे थे। यानी कि जो गाने का जो उनका ये था, लय था, तो और गाने लगे। मतलब बोला कि उनका कहना था कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं मर करके, वो एक्चुअली मेन जगह, असली जगह, असली घर चल जाते हैं वो। ये तो दुनिया नकली घर है। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो उसका बेटा सुस्त था, है ना जी, सुस्त था। ओके, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना मतलब संगीत जो गाते थे, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जिसमें उत्कर्ष देखा गया, मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से गाने का जो शेड्यूल होता है, जो गाने का जो माहौल बनता है, सबसे अच्छा बोला गया उत्कर्ष देखा गया। कब? तो जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। ओके, बाल गोविंद भगत की पतहू कैसी थी? तो उसकी पतहू बहुत सुशील थी, है ना जी। सुशील मतलब, सुशील मतलब समझ रहे हैं ना, संस्कारिक टाइप का, घरेलू, घर की बातों को मानने वाला, मतलब अपना घरेलू लोग जो लेके चलते हैं उसको बोलते हैं सुशील। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो ये हर साल जो है बाल गोविंद भगत जो है गंगा स्नान करने के जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत क्या क्या थे? ये क्या करते थे? तो बाल गोविंद भगत गाते तो थे लेकिन साधु नहीं थे, ये गृहस्थ थे, खेती वगैरह करते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे जी? तो बाल गोविंद भगत आपको पता कबीर दास के बहुत ज्यादा फैन थे, है ना। और कबीर दास के ही गीत को गाते थे, उसी को साहब बोलते थे। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? तो जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई, तो उसकी जो पतोही थी ना, यानी कि उसके बेटे की बीवी, उसी से आग दिलाया। बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? ये विद्या मतलब बताना है कि ये क्या है। बाल गोविंद भगत ये एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। जो कुछ खेत में पैदा होता, सर पर लाद कर उसे पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? सबसे पहले, यानी कि बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी अनाज वगैरह पैदा होता था, वो सर पे ला देते थे अनाज को, और सबसे पहले साहब के दरबार यानी कि कबीर के दरबार में ले जाते थे वो अनाज को। ठीक है ना, उसके बाद फिर जो कुछ वहां से मिलता था वो फिर घर ले जाते थे। आगे है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से शुरू होती थी? तो कार्तिक महीने से। ठीक है ना, कार्तिक महीने से शुरू होती प्रभातियां। प्रभातियां मतलब गाने होने का जो। पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितना है? अब देखिए आपको ना एक हुंड्रू के जलप्रपात चैप्टर है, ठीक है ना, उसको आपको ध्यान से पढ़िएगा। तो एक बार पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से आप भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे एकदम समझा समझा के जो है ना, कैसे कैसे क्या है नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे बताया गया है। ओके, तो अगर कुल दूरी देखा जाए, तो बोला जाए पुरुलिया रोड से, बोला जा रहा है ना, पुरुलिया रोड से क्या बोला, पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? तो पुरुलिया रोड से दूरी अगर देखा जाए तो 13 किलोमीटर आता है। ठीक है ना, 13 किलोमीटर। और इससे पहले रांची आता है। रांची से, अगर रांची से पुरुलिया रोड की दूरी पूछेगा, तो वो हो जाएगा 14 किलोमीटर। और पुरुलिया से हुंड्रू जो है 13 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 27 हो गया, है ना जी। हुंड्रू का पानी जो है किस तरह चक्कर काटता है? तो
सांप की तरह चक्कर काटता है। रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? देखिए रांची से डायरेक्ट हुंडरू, तो रांची से पुरुलिया 14 किलोमीटर, और फिर पुरुलिया से हुंडरू 13 किलोमीटर, बोला जाए तो 27 किलोमीटर। हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी? बहुत ज्यादा फेमस सवाल हो गया, वांटेड सवाल हो गया, बहुत बार सवाल आ चुका है। 243 फीट ऊंची ऊंचाई इसकी है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। सुवर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? ये भी सवाल इंपोर्टेंट बन जाता है। तो सुवर्ण रेखा नदी तो झारखंड में पड़ती है, एंड इसी नदी से जो है क्या नाम है उसका, हुंडरू का झरना जो है इसी नदी से निकला है। और ये सुवर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत क्या है? तो वही है हुंडरू का जलप्रपात। यात्रा वृत्तांत यानी कि यात्रा इसमें क्या आता है, इस कहानी में यात्रा करके बताया जाता है, व्लॉगिंग, समझते हो ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेखक को हुंडू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसा मालूम होता है मानो मानो कि हम देवलोक में पहुंच गए, है ना। जन्नत जिसको बोलते हैं, देवलोक मतलब जन्नत पहुंच गए। मेरी भाव बाधा हरव राधा नगरी सोए, ये पंक्ति है, ये दोहा है। और ये दोहा किसका है? बिहारी लाल का। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? मनुष्य किसके बिना? तो मनुष्य गुण के बिना, जब तक इंसान में कोई गुण ना हो, कोई क्वालिटी ना हो, उसके बिना मनुष्य बड़ा नहीं बन सकता। आपके पास जितना भी धन है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, क्रोध है, गुस्सा है, प्यार है, नफरत है, लेकिन आपके पास गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, खूबी नहीं है, तो भाई साहब आप बड़ा आदमी नहीं कहला सकते। अब अगर आपके अंदर गुण है, आप भले ही गरीब आदमी हैं, मतलब आप बड़ा है, तो बड़ा बनने के लिए हमको पैसे की जरूरत नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी की जरूरत चाहिए, है ना। यानी कि क्वालिटी कैसे आएगा भाई? तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना, जानकारी हासिल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी क्वालिटी आएगा। बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि है? देखिए बिहारी कैसा कवि? श्रृंगारिक कवि है। और किस काल के है भाई? तो ये है रीति काल। याद कीजिएगा, बिहारी रीति काल के हैं, ठीक है। बिहारी रीति काल के कवि है और श्रृंगारिक कवि भी है। कबीर नर के मन की तुलना किससे करता है? तो नर के जल से करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किसमें लिया गया? दर्दमंदों को ज़ईफों से हिफाजत करना, आपको पढ़ना है। ये क्या नाम, बच्चे की दुआ, जो प्रार्थना गीत है, इसको कविता भी बोल सकते हैं, प्रार्थना गीत भी बोल सकते हैं। नेक का अर्थ क्या होता है? नेक मतलब होता है अच्छा, बहुत, तुम बहुत नेक हो, अच्छा हो, है ना। और बद मतलब बुरा होता है। चलिए आगे बढ़ते। बच्चे की दुआ एक क्या है? तो ये अब देखो, बच्चे की दुआ एक प्रार्थना भी किया जा रहा है, और कविता भी माना जाएगा इसको, इसको कविता ही बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि कविता ही तो, कविता के पार्ट है प्रार्थना गीत, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कविता अगर देता, कविता, कहानी, निबंध, रचना, रेखा चित्र बोलता, ठीक है, तो आप जो है कविता पे टिक आउट लगाते। लेकिन अगर कविता का देखो सारा पार्ट दिया, भक्ति गीत, सामूहिक गीत, लोकगीत, प्रार्थना गीत, तो प्रार्थना गीत ही है। कविता बच्चे की दुआ के रचयिता कौन? लिखने वाले बहुत ही फेमस, जाने माने एंड वेल नोन पर्सन, मोहम्मद इकबाल। आगे बढ़ते हैं। खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी गई? खुद को बुराई से बचना है और नेक राह पे चलने की दुआ मांगी गई, बच्चे की दुआ, है ना। चलिए, मेरे अल्लाह ही बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, ये आपको पढ़ना है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, आपने पढ़ा होगा। खैर मेरे को गुनगुनाने से कोई फायदा नहीं होगा, बस आपको मैंने यहाँ पे गुनगुना के सुना दिया। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज लिखी। कबीरदास बोलता है कि जो आंख से जो देखा हुआ है ना, उसी को सच मानिए। कागज पे तो कुछ भी कोई लिख सकता है ना। तो कबीर के पद है, यानी कि कबीर में ही बोला गया। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज। कागज को कागद भी बोला जाता है, कागद। इस भाषा में कवि कबीरदास की जो कविता में कागज को कागद बोला गया, मतलब वही है। भक्ति काल के कवि कौन है भाई? तो भक्ति काल के कवि है कबीरदास। ओके, तो दो काल आपको पूछा गया, भक्ति काल और रीति काल। रीति काल के कवि कौन हो गया? बिहारी। और भक्ति काल के कवि कबीरदास। अब जो कबीर ज्यादा भक्ति करते थे इसलिए याद कर लो, कबीरदास। कबीर ने कागज की लेखी किस जगह प्रतिष्ठित की? तो कागज की लेखी का मतलब क्या हुआ? कानों सुनी, बातों सुनी, आंखें देखी। बोला ना कि कागज की लेखी है,
मतलब लोगों को कागज पे लिखी हुई बातों को विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि आँखीन देखिए, मतलब आँख से जो देखा हुआ है उसी पे विश्वास करना चाहिए। आगे है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, है ना। ये बोला जाता है, कबीर ने बोला है, भगवान के बारे में बोला, अल्लाह के बारे में बोला कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को मंदिर में ढूंढ रहे हो, मस्जिद में ढूंढ रहे हो, गुरुद्वारा में ढूंढ रहे हो, एक्चुअली मैं तो तेरे पास हूँ ना। तुम जो अपने अपने मन में तुम जो कर रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे पास हूँ, है ना। अगर तुम अगर आंख बंद करो, सोचो मेरे बारे में, तो भाई मैं तुम्हारे पास हूं। तो ये किसके बारे में बोला गया, ये अल्लाह के बारे में बोला गया। अब मोको मतलब मुझे होता है, तो कबीर में बोला गया मोको मतलब मुझे। कबीर किस भक्ति धारा कवि है, देखो ये भी आता है भाई साहब, कबीर तो एक भक्ति धारा कवि है ही है। अब किस भक्ति धारा का है, तो निर्गुण, है ना, निर्गुण भक्ति धारा कवि है। चलिए, किनकी कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आखिर देखिए की प्रस्तावना बोला गया, तो कबीर में। तो इस वीडियो में इतना काफी है आपके इस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत ही काफी इंटरेस्ट लगा होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करना कि आपको कैसी लगी वीडियो, एंड पहली बार आप लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।